हेलो एवरीवन। एनएस स्पेशल में आप विज्ञान विषय के भाग 1, 2 और 3 में पूरे 90 प्रश्नों की जानकारी ले चुके हैं बच्चों। और आज हम इसके क्वेश्चन बैंक के भाग 4 की ओर अग्रसर हैं। आज भी हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को 30 प्रश्नों के बारे में यहाँ पर आपको जानकारी दी जाएगी। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है, पक्षियों में पाए जाने वाले अनुकूलन हैं। शरीर हल्का व नौकाकार होना, हड्डियां खोखली होना, त्वचा के नीचे वसा की मोटी परत होना, और द में है अ व ब दोनों ऑप्शन। बच्चों, बात चल रही है पक्षियों की और उनमें पाए जाने वाले अनुकूलन की, यानी ऐसी कौन कौन सी उनके अंदर विशेषताएं हैं जो कि उन्हें उस वातावरण में रहने के लिए उनकी सहायता करती हैं। सबसे पहले हम देखते हैं, ऑप्शन अ में लिखा है शरीर हल्का व नौकाकार होना। बच्चों, आप जानते हैं पक्षी हवा में जब उड़ते हैं तो हवा में उड़ने के लिए शरीर हल्का होना जरूरी है, ठीक है। और अगर शरीर नौकाकार है तो उड़ते समय हवा को काटने में आसानी होगी, यानी कि हवा में उड़ने में आसानी होगी, यानी यह ऑप्शन तो सही है। सेकंड ऑप्शन है हड्डियां खोखली होना। तो बच्चों, हड्डियां अगर खोखली होंगी तो क्या होगा? वजन कम होगा। वजन कम होगा तो हल्के होने के कारण आसानी से उड़ पाएंगे। तीसरा ऑप्शन है त्वचा के नीचे वसा की मोटी परत का होना। तो बच्चों, ये गुण पक्षियों का नहीं है, ठीक है। ये किनमें मिलेगा? ये मिलेगा जो जलीय जीव हैं, ठीक है। जो जलीय जीव होते हैं उनमें ये गुण मिलेगा, त्वचा के नीचे वसा की मोटी परत, ताकि जल से उन्हें सुरक्षा मिल सके, ठीक है। तो यहां पर जो ऑप्शन ड है, जिसमें अ और ब दोनों ही ऑप्शन आ रहे हैं, तो यह सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, पसीने के रूप में कौन से पदार्थ का उत्सर्जन होता है? तो बच्चों, ध्यान रखना, पसीने की बात चल रही है, जल्दबाजी नहीं करनी हमें। एक तो आप उत्तर में यूरिया भर दें, ठीक है। मूत्र के रूप में अगर पदार्थ का उत्सर्जन होता है तो यूरिया है, लेकिन यहां पसीने की बात चल रही है बच्चों, तो पसीने के साथ तो जल और लवण, इन दो पदार्थों का ही उत्सर्जन होता है, ध्यान रखेंगे आप। अगला प्रश्न है, हाथ की अस्थियों का सही क्रम है। यहां बच्चों आपको ऑप्शन में दे रखे हैं, जैसे पहला ऑप्शन है ह्यूमरस, रेडियो, अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स। ब में दिया हुआ है ह्यूमरस, टीबिया, फिबुला। ये क्या है बच्चों? टीबिया, फिबुला, ये तो कहाँ की अस्थियां हैं? पैर की। इसका मतलब ये ऑप्शन तो नहीं है। अगला देखो, फीमर, सामने ये फीमर आ गया, ये भी पैर की अस्थि है, ठीक है, जो श्रोणी मेखला से जुड़ी होती है, यानी ऑप्शन ये भी नहीं है। अगला देखो, ह्यूमरस, रेडियो अल्ना, मेटाकार्पल्स और कार्पल्स, ठीक है बच्चों। तो ऑप्शन अ और द दोनों में जो अस्थियां दे रखी हैं बिल्कुल एक जैसी हैं, क्रम का थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है बच्चों। तो क्रम कौन सा सही होगा? एक बार आपको बच्चों चित्र भी दिखा देता हूं ताकि आप समझ जाएंगे। देखो बच्चों, ये हमारी हाथ की अस्थियों का चित्र है। इसमें आप देखें, ये लिखा हुआ है क्लेविकल, ठीक है, जिसे अपन कॉलर बोन भी कहते हैं बच्चों। बिल्कुल सामने की तरफ उभरी हुई जो अस्थि होती है, ये वो अस्थियां हैं। और ये जो है स्कैपुला, यानी शोल्डर बोन, हमारी कंधे की जो हड्डी है बच्चों, वो क्या है? ये है, जिससे हमारा हाथ यानी कि ये ह्यूमरस जुड़ा हुआ है। और यहां पर जो जॉइंट होता है बच्चों, कौन सा जॉइंट है? ये बॉल और सॉकेट जॉइंट है, यानी कंदुक खलिका संधि, क्योंकि हमारा हाथ पूरा घूम जाता है ये चारों ओर 180 डिग्री, 360 डिग्री पे घूम जाएगा पूरा, ठीक है, चारों ओर घुमा सकते हो आप इसको। तो बॉल सॉकेट जॉइंट होता है यहाँ पर। और ह्यूमरस के बाद, यानी पहले नंबर पर तो कौन सी अस्थि आएगी बच्चों? ह्यूमरस। फिर इसके बाद क्या है? अल्ना और रेडियस साथ में दी हुई है बच्चों, है ना। दूसरे नंबर पर ये अस्थियां आ जाएंगी। तीसरे नंबर पर कौन सी अस्थि आती है? कार्पल्स,
यानी कि जो कलाई की अस्थि है, ये कौन सी अस्थि है बच्चों, जिससे हमारे हाथ की कलाई बनती है, ये कलाई की अस्थि है कार्पल्स। इसके बाद क्या आती है, मेटाकार्पल्स चौथे नंबर पे, मेटाकार्पल्स जिससे हमारे हाथ का पंजा बनता है बच्चों, ठीक है। उसके बाद क्या आई है, फेलेंजेस यानी जो अंगुलास्थियां हैं। तो हमें ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, ह्यूमरस, रेडियोवल्ना, कार्पल्स और मेटाकार्पल्स। तो बच्चों आपको ऑर्डर देख सकते हो आप, ह्यूमरस, रेडियोवल्ना, कार्पल्स और मेटाकार्पल्स, यानी कौन सा उत्तर सही होगा इसमें, ऑप्शन नंबर अ। ठीक है बच्चों, ह्यूमरस, रेडियस अल्ना, कार्पल्स और मेटाकार्पल्स। अगले प्रश्न को देखो बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सी धातु अधिक अभिक्रियाशील है। तो बच्चों आपको 4 धातुएं दे रखी हैं, सोडियम, पारा, चांदी और सोना, और आपको बताना है कि इसमें सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है। तो बच्चों इन सभी में जो सबसे क्रियाशील धातु है वो है सोडियम, ठीक है। इसको आप याद रखेंगे, Na, नाइट्रियम इसका लैटिन नेम है, ठीक है। तो सोडियम सबसे अधिक क्रियाशील है, इससे कम कौन सी होगी, Ag अर्जेंटम यानी सिल्वर चांदी, और उससे भी कम Hg हाइड्रेजियम यानी कि पारा, और यहां सबसे लास्ट में क्या आएगा, Au ऑरम यानी गोल्ड, सोने के लिए आया है। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है, सबसे अधिक क्रियाशील कौन है, सोडियम धातु है। अगला प्रश्न है, निम्न में से रासायनिक परिवर्तन है। बच्चों ऑप्शन देखें आप, पहला है जंग लगना, दूसरा है बर्फ जमना, सा है शक्कर का पानी में घुलना, और द है कागज का काटना। तो बच्चों रासायनिक परिवर्तन आप जानते हैं ये कैसे होते हैं, ये परिवर्तन ऐसे होते हैं एक दिशा में होने वाले परिवर्तन, और ये कैसे होते हैं, उत्क्रमणीय। और इसमें और क्या होता है, और क्या खास बातें इसकी, कि रासायनिक परिवर्तन जब भी होता है एक नया पदार्थ बनता है, ठीक है। तो यहां आप देखें, बर्फ जमना, अगर पानी से अपन बर्फ जमा देंगे तो बर्फ वापस पिघलकर पानी बन जाएगी, तो ये तो कैसा परिवर्तन हुआ, भौतिक परिवर्तन हुआ। कागज को काटने से कोई नया पदार्थ नहीं बनेगा, कोई नए गुणों वाला पदार्थ नहीं बनेगा, तो ये भी कैसा परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन। शक्कर पानी में घुल जाएगी तो क्या होगा, कड़वी हो जाएगी, नहीं होगी ना, यानी कि क्या उसका गुण बदलेगा, नहीं बदला। ये भी कैसा परिवर्तन है, भौतिक। जंग लगना, अगर लोहे में जंग लग गई तो क्या वापस से लोहा सही हो जाता है क्या, नहीं होता ना, वो तो खराब होता चला जाता है बच्चों, है ना। यानी ये क्रिया एक बार जिस दिशा में हो गई उसको वापस रिवर्स में नहीं ला सकते, तो यहां पर सही उत्तर क्या होगा, जंग लगना, ये एक रासायनिक परिवर्तन है। अगला प्रश्न है, प्रेमा को अपने पड़ोसी के घर की पुताई करनी है। आरास चूना पत्थर को पानी डालकर घोल तैयार करता है, तो वह देखता है कि पानी डालने पर घोल में से बुलबुले के साथ गैस बाहर निकलती है और पात्र गर्म हो जाता है। तो यह अभिक्रिया किस प्रकार की है बच्चों, पात्र गर्म हो रहा है यानी कि उष्मा निकल रही है, इस अभिक्रिया में उष्मा बाहर निकल रही है, उसका क्षेपण हो रहा है, यानी कि ये अभिक्रिया कैसी होगी, उष्मा क्षेपी। जब भी अभिक्रिया में उष्मा निकले जिस अभिक्रिया में, उसे क्या कहेंगे अपन, उष्मा क्षेपी। और अगर उष्मा देनी पड़ती तो, यानी किसी क्रिया को कराने के लिए हमें उसे गर्म करना पड़ता, ताप देना पड़ता, तो वो क्या होती, उष्मा शोषी होती। यहां पर क्या सही उत्तर है, उष्मा क्षेपी। अगला प्रश्न है, मनुष्य में पाए जाने वाले 4 प्रकार के रुधिर वर्ग की खोज किसने की। बच्चों रुधिर वर्ग की खोज का श्रेय जाता है कार्ल लैंड स्टेनर को। ऑप्शन नंबर जो स है वो यहां पर सही उत्तर है। आपको याद है तो वेरी गुड, और नहीं है तो उसको याद कर लें। अगला प्रश्न है, रुधिर वर्ग ओ में कौन सा एंटीजन पाया जाता है। बच्चों ब्लड ग्रुप आप जानते हैं, ब्लड ग्रुप कौन कौन से होते हैं, ए, बी, ए बी और ओ, ठीक है।
इनके जो नाम दिए गए बच्चों, इनमें पाए जाने वाले एंटीजन के आधार पर ही हैं। यानी ब्लड ग्रुप ए की हम बात करें तो इसके अंदर कौन सा एंटीजन है, ए, और बी में कौन सा एंटीजन है, बी। ठीक है बच्चों, और ए बी में कौन सा है, ए और बी दोनों ही एंटीजन हैं। तो ये ओ देखने में जीरो जैसा लग रहा है, जीरो मतलब कुछ नहीं, इट मींस इसके अंदर कोई एंटीजन नहीं है ना, कोई एंटीजन नहीं है किसमें, ब्लड ग्रुप ओ में। तो प्रश्न भी अपन से ये पूछा है कि रुधिर वर्ग ओ में कौन सा एंटीजन पाया जाता है। इसका मतलब उत्तर इसका क्या होगा, द, कोई एंटीजन नहीं पाया जाता। प्रश्न अगला है, निम्नलिखित में से सार्वत्रिक दाता रुधिर समूह है। सार्वत्रिक दाता, यूनिवर्सल डोनर, यानी ऐसा ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति जो किसी भी ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को अपना रक्त दे सके। तो ऐसा कौन होगा, ऐसा होगा ब्लड ग्रुप ओ, क्योंकि इसके अंदर कोई एंटीजन नहीं है। इसका मतलब कि किसी भी व्यक्ति को अगर अपना रक्त देता है तो उसके अंदर जो ब्लड जो है, रेड ब्लड सेल्स हैं, वो आपस में नहीं चिपकेंगी। ठीक है, तो इसका मतलब सार्वत्रिक दाता कौन होगा, ओ, ये किसी को भी अपना रक्त दे सकता है। और ए बी यहां पर कौन है, सार्वत्रिक ग्राही। ये कौन है, ये है बच्चों सार्वत्रिक ग्राही, यानी ये सभी से रक्त को ले सकता है, कैसे भी ब्लड ग्रुप का व्यक्ति हो उससे ये रक्त ले सकता है। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न है, रक्त का कौन सा भाग ऑक्सीजन को शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाता है। बच्चों, हम जो श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन गैस को अंदर लेते हैं फेफड़ों के द्वारा, तो वहां से ऑक्सीजन को प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाने का काम होता है आरबीसी का। ठीक है बच्चों, क्योंकि आरबीसी में क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन का काम क्या है, ऑक्सीजन को प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाना, और साथ ही उस कोशिका से निकलने वाली जो बनती है CO2 गैस जो बनती है उसको वापस लेकर आना। ये काम कौन करता है, आरबीसी। आरबीसी में भी कौन, हीमोग्लोबिन। अगला प्रश्न है बच्चों 101वां प्रश्न हम देख रहे हैं, जीवाणु जनित रोग है। ऑप्शन आपको दिए गए हैं, तीन यहां पर आपको रोग दिए गए हैं और बताना है कि कौन सा ग्रुप ऐसा है जो कि जीवाणु जनित रोग का है। पहले ऑप्शन में है पोलियो, रेबीज, मलेरिया, ब में है टाइफाइड, क्षय रोग, पोलियो, स में है क्षय रोग, टाइफाइड, हैजा, और द में है पोलियो, हीमोफीलिया, क्षय रोग। बच्चों, इसमें जो सही उत्तर होगा, इसमें तीनों ही रोग जीवाणु जनित हैं, वो होगा इसका उत्तर सही स, यानी कि क्षय रोग, इसे अपन क्या बोलते हैं, टीबी। ये जीवाणु जनित रोग है और इसका जीवाणु कौन है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है बच्चों, क्या है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, क्षय रोग के लिए। ठीक है, टाइफाइड की हम बात करें, ये भी जीवाणु जनित है और ये किस जीवाणु से होता है, साल्मोनेला टाइफी। क्या है बच्चों, साल्मोनेला टाइफी। और हेजा, इसका आप जानते हैं, कॉलेरा को बोलते हैं, विब्रियो कॉलेरी का जीवाणु कौन है, विब्रियो कॉलेरी। तो यहां पर उत्तर क्या है, स सही उत्तर होगा जीवाणु जनित रोगों के लिए। अगला प्रश्न है, पोलियो के टीके में किस प्रकार के सूक्ष्म जीवों को शरीर में प्रवेश कराया जाता है। बच्चों, ये जो टीके बनते हैं, तो जिस रोग के लिए टीके बनाए जाते हैं उसमें जिस सूक्ष्म जीव से बचने के लिए, तो उन्हीं सूक्ष्म जीवों का जो दुर्बल जो सूक्ष्म जीव होते हैं उसी से ही ये टीके बनाए जाते हैं। यानी कि पोलियो के जो वायरस हैं, ठीक है, पोलियो वायरस जनित है, यानी पोलियो के जो वायरस हैं उनमें से भी कौन से जो दुर्बल प्रकृति के हैं, यानी जो वीक हैं वायरस, उन्हीं से टीके बनाए जाते हैं। क्योंकि जब वो वीक होंगे, दुर्बल होंगे, तो हमें वो
रोग जनित नहीं कर सकते, यानी हमारे अंदर वो रोग उत्पन्न नहीं कर सकते, लेकिन जब दुर्बल हमारे शरीर में जाएंगे वो, तो हमारा शरीर क्या करेगा, उन दुर्बल वायरस या जीवाणुओं के प्रति एंटीबॉडीज प्रतिरक्षी बनाना शुरू कर देगा, ताकि भविष्य में अगर कोई एक्टिव यानी कि प्रबल वायरस हमारे शरीर के अंदर प्रवेश भी कर जाता है, तो वो एंटीबॉडीज यानी प्रतिरक्षी जो हमारे शरीर में मौजूद हैं वो उनको नष्ट कर देंगे और हमें रोग से बचा लेंगे। अगला प्रश्न देखो, मुंह में पिलाया जाने वाला टीका है, यानी ऐसा कौन सा वैक्सीन है जो कि मुंह से पिलाया जाता है। तो बच्चों आपको याद होगा, आपने देखा भी होगा, पोलियो का जो वैक्सीन है वो मुंह से पिलाया जाने वाला है। इसके अलावा जो भी वैक्सीन हैं उनको इंजेक्शन के थ्रू शरीर में लगाया जाता है। अगला प्रश्न है, शरीर संगठन स्तर का सही क्रम है। कोशिका, अंग, ऊतक, तंत्र, फिर शरीर, या फिर कोशिका, ऊतक, अंग, तंत्र, शरीर। तो बच्चों आप जानते होंगे सबसे छोटा जो शरीर की सबसे छोटी जो इकाई है, ठीक है, शरीर की सबसे छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है, कोशिका। और कोशिकाओं से मिलकर क्या बनता है, ऊतक, ठीक है। कोशिकाएं मिलकर क्या बनाती हैं, ऊतक, और ऊतक से क्या बनेगा, अंग, और अंग मिलकर क्या बनाएंगे, किसी सिस्टम को, किसी तंत्र को बनाएंगे, और विभिन्न तंत्रों से मिलकर किसका निर्माण होता है, शरीर का। उत्तर कौन सा होगा इसमें, ब। अगला प्रश्न है, दिया गया चित्र मानव उत्सर्जन तंत्र का है, इस तंत्र में ए बी सी डी अंगों का सही क्रम है। बच्चों यहां पर जो ए है इसको आप पहचान सकते हैं, सेम की आकृति के आपको दिखाई दे रहे हैं, ये क्या है, ये है वृक्क, किडनी, ठीक है, जो कि रक्त से मूत्र को अलग करने का कार्य करते हैं, यानी मूत्र का निर्माण करते हैं ब्लड से यूरिया को अलग करके, ठीक है। ये तो क्या है, वृक्क। इसके बाद जो बी है, बी क्या है यहां पर, यह है मूत्र वाहिनी, और सी देख रहे हो आप, यह है मूत्राशय, जिसके अंदर मूत्र निर्माण होने के बाद यहां इकट्ठा होता है। और फिर डी क्या है, डी है बच्चों मूत्र मार्ग, जहां से मूत्र को शरीर से बाहर विसर्जित किया जाता है। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा इसमें, अ, ठीक है। ए तो क्या है वृक्क, बी है मूत्रवाहिनी, सी है मूत्राशय, और डी है मूत्र मार्ग। अगला प्रश्न है, कपड़े धोते समय साबुन से बने बुलबुलों में कमला को 7 रंग दिखाई देते हैं, इसका उपयुक्त कारण बताइए। ऑप्शन दे रखे हैं बच्चों, प्रकाश का अपवर्तन, आंतरिक परावर्तन, और वर्ण विक्षेपण, और द है उपयुक्त सभी। बच्चों जब साबुन से जो बुलबुले बनते हैं उनमें आपने भी देखा होगा, उसमें कई सारे रंग हमें दिखाई देते हैं। इसका कारण क्या है, इसका कारण है प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है। अपवर्तन जानते हो, यानी प्रकाश किरण बुलबुले के अंदर प्रवेश करती है, ठीक है। तो जब किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तब तो क्या होता है, अपवर्तन। और अगर उस माध्यम से की सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में आ जाए तो क्या होता है, उसका परावर्तन। ये देखो, जैसे ये पानी का बुलबुला है, तो कोई प्रकाश किरण इसके अंदर प्रवेश अगर करती है तो यहां तो क्या हो रहा है, इसका अपवर्तन। और अगर ये इस तरह से परावर्तित हो रही है तो ये परावर्तन भी हो रहा है। तो बच्चों बुलबुले के अंदर आप जानते हो कि ये पारदर्शी है, इसके अंदर दोनों घटनाएं होंगी, इसमें अपवर्तन भी होगा, परावर्तन भी होगा, और साथ ही साथ यहाँ पर वर्ण विक्षेपण भी होगा, डिफ्रैक्शन भी होगा, यानी कि प्रकाश कई रंगों में विभक्त हो जाएगा। और जो ये प्रकाश किरण जो अंदर जाती है, अपवर्तन जिसका होता है, इसका वापस टकराकर इसका
परावर्तन भी होता है सतह से। ठीक है, तो ये अंदर से भी परावर्तन हो रहा है, बाहर से भी परावर्तन हो रहा है, और साथ ही साथ जो प्रकाश किरणें हैं उनका डिफ्रैक्शन भी हो रहा है, यानी कि वर्ण विक्षेपण भी हो रहा है, जिससे हमें अलग अलग रंग दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर तीनों ही घटनाएं होंगी। उत्तर कौन सा सही होगा बच्चों? यहाँ पर उत्तर होगा यहाँ पर सही ऑप्शन नंबर द। ठीक है बच्चों, याद रखेंगे इस बात को आप। अगला प्रश्न है, अग्निशामक यंत्र में आग बुझाने हेतु बनने वाली गैस है। बच्चों आप जानते हैं आग बुझाने में कौन सी गैस सहायक है? कार्बन डाइऑक्साइड। और अग्निशामक यंत्र में भी क्या होता है बच्चों? यही गैस बनती है। ठीक है, अग्निशामक यंत्र में कौन कौन से केमिकल्स काम में लेते हैं? एक तो होता है NaHCO3 यानी सोडियम बाइकार्बोनेट, और साथ में क्या लेते हैं? H2SO4। ये बच्चों अलग अलग कंपार्टमेंट में भरे होते हैं ये। और जब भी अग्निशमक यंत्र का हमें प्रयोग करना होता है तो उसको ऊपर की जो उसकी घुंडी होती है उसको अपन नीचे पटक देते हैं, तो बोतल आपस में टूट जाती है, और दोनों जो केमिकल्स हैं ये सोडियम बाइकार्बोनेट और H2SO4 दोनों क्रिया करते हैं, और क्या बनता है? CO2 गैस। और बाई प्रोडक्ट क्या बनते हैं इसके? सोडियम सल्फेट Na2SO4। ठीक है, और क्या बनेगा साथ में? H2O जल, और बनेगा CO2। यानी यहाँ पर जो मेन जो गैस हमें चाहिए वो कौन सी है? CO2 गैस, जो कि आग बुझाने में सहायक है। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न देखो, श्वसन तंत्र के मॉडल निर्माण हेतु आप निम्न में से किन वस्तुओं का चयन करेंगे? तो बच्चों श्वसन तंत्र का जो मॉडल है आपने भी बनाया होगा अपने विद्यालयों में। इसमें हम क्या करते हैं कि एक बॉटल के अंदर लेते हैं, प्लास्टिक की बॉटल हमने लेते हैं ट्रांसपेरेंट, और उसके अंदर हमने क्या किया? एक ट्यूब को, और ये ट्यूब कैसी होती है बच्चों? वाई आकार की ट्यूब होती है। ठीक है, वाई आकार की ट्यूब होती है, और दोनों ट्यूब पे हम क्या बांध देते हैं? गुब्बारे बांध देते हैं। तो हमें क्या क्या चाहिए सामान इसमें? प्लास्टिक की बोतल भी चाहिए, गुब्बारे भी चाहिए, और वाई आकार की नली, यानी कि ऑप्शन नंबर अ यहां पर सही होगा। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न देखो, विद्यार्थी द्वारा श्वसन तंत्र के मॉडल को बनाने में फेफड़ों को दर्शाने के लिए उपयुक्त सामग्री है। तो बच्चों गुब्बारे क्या करते हैं? गुब्बारे ही फेफड़ों को दर्शाने का कार्य करते हैं। ठीक है, तो यहाँ जो भी ऑप्शन आपको दिए गए हैं उसमें फेफड़ों का रोल कौन अदा करेंगे? गुब्बारे करेंगे। अगला प्रश्न है, हीरा व पेंसिल की नोक एक जैसे होते हैं, इसका क्या आशय है? ठीक है बच्चों, हीरा और पेंसिल आप जानते हैं कि ये दोनों ही कार्बन के अपर रूप हैं। कौन से? हीरा और ग्रेफाइट। पेंसिल में कौन से पदार्थ का उपयोग होता है? ग्रेफाइट का। और आप जानते हैं कि हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के ही अपर रूप हैं। इसका मतलब ऑप्शन नंबर अ जो है यहाँ पर सही होगा। क्या लिखा है इसमें? हीरा व पेंसिल की नोक समान तत्व। ये समान तत्व कौन सा है? ये समान तत्व है कार्बन सी। दोनों ही कार्बन से बने हुए हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, वह पदार्थ जो अधातु होते हुए भी सबसे ज्यादा कठोर है। और आप अच्छे से जानते हैं बच्चों कि सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है यहाँ पर? हीरा। क्योंकि ग्रेफाइट को आपने देखा है, सेल का जो बीच का जो पार्ट आपने देखा होगा छड़नुमा, ठीक है, वो इतना कठोर तो होता है, इतना ज्यादा नहीं है, टूट जाता है इजिली। ठीक है, सल्फर भी आपने देखा होगा, पाउडर फॉर्म में इसको देखा होगा आपने, लैब में स्कूलों में देखा होगा इसको आपने बच्चों, है ना। तो ये भी इतना कठोर पदार्थ नहीं है। और ब्रोमीन, ये तो
लिक्विड फॉर्म में आपको मिल जाएगी। तो कठोर पदार्थ यहां पर कौन है? हीरा। सही उत्तर क्या होगा बच्चों यहां पर? हीरा, ऑप्शन नंबर ब। अगला प्रश्न है एलईडी का पूरा नाम क्या है? एलईडी का पूरा नाम बच्चों लाइट एमिटिंग डायोड। ये क्या होते हैं? ये एक तरह के सेमीकंडक्टर डिवाइसेस होती हैं जो कि विद्युत धारा प्रवाहित करने पर प्रकाश उत्सर्जित करती हैं। इमिटिंग का अर्थ भी क्या होता है? उत्सर्जित करना, लाइट को उत्सर्जित करना, लाइट इमिटिंग डायोड, एलईडी। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न देखो, निम्न में से सिंचाई का वह साधन जिसमें पानी का दुरुपयोग कम होता है? चड़स, डेकली, विद्युत पंप या ड्रिप तंत्र। बच्चों ड्रिप तंत्र आप जानते हैं, इसमें क्या किया जाता है? खेत में बारीक बारीक ट्यूब जो है उनको बिछा दिया जाता है, ट्यूब का जाल बिछा दिया जाता है और इनमें बारीक बारीक छेद होते हैं जिनसे बूंद बूंद करके पानी पौधों को मिलता है। तो ये सिंचाई का ऐसा साधन है जिसमें हम पानी के दुरुपयोग को रोक सकते हैं। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न देखो, खरपतवार द्वारा फसल को कौन सी हानि होती है? खरपतवार आप जानते हैं फसल के साथ उगने वाले जो अनावश्यक पौधे हैं जिनको हमने नहीं उगाया है फिर भी वो खेत में उग गए हैं, वो हैं खरपतवार। और इनसे क्या हानि होती है? ऑप्शन में क्या दे रखा है? पहला है पोषक तत्वों की कमी, दूसरा है प्रकाश की कमी, तीसरा है जल की अपर्याप्त उपलब्धता और द है उपरोक्त सभी। यानी अगर खरपतवार फसल के साथ उगे हुए हैं तो फसल को क्या होगा? पोषक तत्वों की कमी हो जाएगी। ये क्या करेंगे? प्रकाश को भी घेर लेंगे। खरपतवार अगर बड़ी है तो फसल तक प्रकाश भी नहीं पहुंच पाएगा अच्छे से, तो प्रकाश की भी कमी होगी। और जल को भी अवशोषित करेंगे तो जल भी अपर्याप्त रहेगा फसलों के लिए। तो यहाँ पर उपरोक्त सभी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है मिट्टी को पोली करने के क्या लाभ हैं? बच्चों जब फसल उगाई जाती है खेतों में तो उससे पहले, बीज बोने से पहले मिट्टी को पोला किया जाता है। और ऐसा क्यों करते हैं बच्चों? इसकी पीछे क्या वजह है? ऑप्शन में आपको दे रखा है सूक्ष्म जीवों की वृद्धि, बीजों के अंकुरण में सुगमता, जड़ों द्वारा श्वसन क्रिया में आसानी, उपयुक्त सभी। बच्चों यहाँ पर सभी जो ऑप्शंस हैं वो सही हैं, उपयुक्त सभी हमें चुनना होगा क्योंकि मिट्टी पोली होगी तो मिट्टी में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीवों की वृद्धि अच्छी होगी और बीजों को भी अंकुरण में सहायता मिलेगी, उन्हें जमीन से बाहर निकलने में आसानी होगी, मिट्टी पोली होगी तो। और जड़ों, अब जब मिट्टी पोली हो जाएगी तो उसके अंदर क्या होगा? वायु का विनिमय अच्छा होगा, तो जड़ों द्वारा जो श्वसन क्रिया है वो भी आसानी से होगी। अगला प्रश्न है केचुए को किसान का मित्र क्यों कहा जाता है? ऑप्शन है क्योंकि मिट्टी को उपजाऊ बनाता है, यानी मिट्टी को उपजाऊ बनाने के कारण, वह है मिट्टी में पोषक तत्वों को कम करने के कारण। बच्चों एक तरफ तो हमसे कहा जा रहा है किसान का मित्र, तो अगर ये पोषक तत्वों को कम कर रहा है तो उसका मतलब ये बात तो गलत है, ये तो किसान का मित्र है। मिट्टी का रंग बदल, ये भी नहीं है सही। मिट्टी में जल को कम, ये भी नेगेटिव पॉइंट जा रहा है। सही क्या है? मिट्टी को उपजाऊ बनाने के कारण। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न देखो, आपकी माताजी ने साबुत मूंग बनाने से पहले उन्हें धोया, इनमें से कुछ मूंग के बीज पानी में तैरने लगे, उन्हें अलग करके माताजी ने फेंक दिया, ऐसा उन्होंने क्यों किया? इन्होंने पानी में उनको भिगोया। ऑप्शन है बीज सुंदर नहीं थे, बीज स्वाद रहित थे, बीज क्षतिग्रस्त व खोखले थे, बीज का आकार छोटा था। तो इन्होंने क्यों फेंका था बच्चों? क्योंकि बीज क्षतिग्रस्त व खोखले थे, यही कारण है। जब भी आप किसी अनाज के बीज को पानी में भिगोते हैं, अगर वो पानी में तैरते हैं तो ऐसा तभी होगा जब वो खोखले हैं, क्षतिग्रस्त हैं और उनके अंदर वायु भर जाती है, इसलिए वो पानी में तैरते हैं। अगला प्रश्न है बीज के दानों को भूसे से अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं?
बच्चों दानों को भूसे से अलग करना, ये प्रक्रिया कहलाती है थ्रेसिंग। ठीक है बच्चों, यहाँ पर जुताई कटाई सिंचाई से आप अच्छे से परिचित हैं और दानों को भूसे से अलग करना थ्रेसिंग कहलाता है। अगला प्रश्न है, फसल के कटने के बाद दानों को भूसे से अलग करने के लिए किस मशीन का प्रयोग किया जाता है? अब दानों को भूसे से अलग करना है तो इसके लिए जिस मशीन का प्रयोग किया जाता है बच्चों, वो कौन सी होगी इनमें से? या ट्रैक्टर है? तो ट्रैक्टर जो है ये केवल अपने आप में एक यंत्र है, एक ठीक है साधन है, लेकिन इसके साथ जब तक हम कोई मशीन अटैच नहीं करेंगे, ये केवल सिंपल एक फोर व्हीलर की तरह काम में मान सकते हो उसको आप, है ना। तो ये उत्तर सही नहीं है अकेला ट्रैक्टर। हार्वेस्टर क्या होता है बच्चों? हार्वेस्टर हम काम में लेते हैं फसल को काटने के लिए, लेकिन यहाँ तो हमें दानों को भूसे से अलग करना है। कल्टीवेटर, कल्टीवेटर आप जानते हो ये हल की तरह काम करता है, यानी कि मिट्टी को तैयार करने के लिए, उसको पोला करने के लिए ये काम आता है, इसलिए ये भी सही उत्तर नहीं है। क्या बचा यहाँ पर? कंबाइन मशीन, और इसी मशीन का उपयोग दानों को भूसे से अलग करने के लिए किया जाता है। आज का अंतिम प्रश्न है बच्चों, खेती करने के मुख्य चरणों का क्रम आपको बताना है। मिट्टी तैयार करना, बुआई करना, उर्वरक देना और सिंचाई करना। तो बच्चों जिस ऑर्डर में आपको ऑप्शन दिए गए हैं बिल्कुल सही है। सबसे पहले हम मिट्टी तैयार करेंगे, उसके बाद बुआई करेंगे, बीजों को बोएंगे, फिर उसमें खाद भी देनी पड़ेगी, उर्वरक डालना पड़ेगा और साथ ही साथ फिर उसमें सिंचाई भी करनी पड़ेगी। यानी ऑप्शन नंबर अ यहाँ पर सही उत्तर है। तो बच्चों आज के हमने 30 प्रश्नों के बारे में जानकारी प्राप्त की। वीडियो आपको कैसा लगा अंत में कमेंट करके जरूर बताएं, और जिन भी बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है बच्चों, सब्सक्राइब तुरंत कर लें, क्योंकि आपको सभी वीडियो एक साथ मिल जाएंगे। गणित के वीडियो भी मैंने इसमें डाल रखे हैं, अगर आपने नहीं देखे हैं तो उनको भी आप देख लें और अपने मित्रों को बताएं, उनको भी जरूर शेयर करें। मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में।